आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांगजी पे दोबारा से वो सीरियल किलर अटैक करता है, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर आखिरकार वो शानू और वांगजी की सेफ्टी के मारे नीमिंजे से मिलकर कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की बात करता है। अब आगे पूरी की पूरी टीम इस समय हेडक्वार्टर में है, यानी लान शिचैन, लान कुरैन, नी मिंजे और सोंगलैन शाओशिनशन, यहाँ तक कि वी वुशान भी आज इस मीटिंग में है। एक तरीके से इस तरह से दोबारा से एक पुलिस ऑफिसर पे अटैक करके उस पर्सन ने जैसे कि शो कर दिया है कि उसे किसी का डर नहीं है। कहीं ना कहीं कुरैन भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। वांगी उनका नेफ्यू है, तो एक तरीके से लोग उन पे भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं। न्यूज़ मीडिया और रिपोर्टर्स इस बात को भी कहने से घबरा नहीं रहे हैं कि कुरैन जब अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकते तो वो क्या पूरी सिटी का ध्यान रखेंगे। अब कहीं ना कहीं हर तरीके से इन लोगों पर प्रेशर है, इसलिए ये लोग अब परेशान होकर कुछ नया प्लान करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आज लान कुरैन भी इन्वॉल्व होते हैं। लान कुरैन और सब लोग एक प्लानिंग करते हैं, वो कोशिश करते हैं उस पर्सन को फंसाने की। वो अपनी साइड से एक जाल बिछाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी सबको पता है ये होना हो वैन रोहन के दोनों बेटे वैन चाओ व वैंशु का ही में से एक है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी तरफ से एक पर्सन के वहाँ पे भेजेंगे एक मेल एस्कॉर्ट के रूप में। और अगर वैंशु या वैनचाओ में से कोई एक उनको अप्रोच करेगा या उस पर्सन को अप्रोच करेगा तो ये अब सबूत इकट्ठे करेंगे। अब मौका है पूरी तरह से वैनचाओ या वैनशु में से एक जो भी है इसको हंट डाउन करने का, यानी फंसाने का। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली की लड़ाई, ये छुप छुप के सबूत इकट्ठा करना। अब ये लोग भी खुलेआम उन लोगों पे अब पूरी तरह से अपनी नज़र गाड़ देते हैं, चाहे इनके लिए ये लोग रूल्स भी तोड़े। इस तरीके से किसी पर्सन को चुपचाप से मतलब उसको फॉलो करना, उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ खींचना या वीडियोस बनाना अलाउड नहीं होता लीगली। हाँ, आप पीछा कर सकते हो, लेकिन ऐसे उसको पूरी तरह से उसकी पर्सनल लाइफ को रिकॉर्ड या उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन आज ये लोग ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन लोगों ने जो उनके यहाँ काम करते हैं, यानी वैन रोहन के घर पे मेड सर्वेंट काम करते हैं, उनके थ्रू भी कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की है। इन शॉर्ट, अब जब तक वांगजी को होश नहीं आ जाता उससे पहले ये लोग हर हालत में उस पर्सन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं अब ये फुल फ्लैश अब मतलब उस सीरियल किलर को पकड़ने में लग गए हैं। जहाँ एक तरफ नी मिंजे एंड पूरी टीम इस काम में लग गई है, वहीं दूसरी तरफ अब विंग की बुरी हालत है। विंग जो थोड़े दिन पहले तक खुश था, आज वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो घर अपने रूम भी ना जाकर वापस बल्कि जंचा के पास, जंचा के घर ही जाता है। वहीं वेंचिंग का भी ऑलमोस्ट टाइम बहुत पास आ गया है, वो अब बिल्कुल अपने ड्यू डेट के आसपास ही है, इसलिए वो वहाँ पे जाकर भी इन लोगों को अपने मन की बात नहीं बता पाता है। लेकिन वेंचिंग और जंचा देख को भी पता है कि विंग पे दोबारा से अटैक किया है वांगजी पे, और जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है। इसलिए जंचा बहुत प्यार से विंग से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अब वांगजी के पास हॉस्पिटल में ही रह सकता है, वो उसे रोकेगा या उस पर गुस्सा नहीं करेगा। कहीं ना कहीं जंचा भी जानता है कि घर पे रहकर भी विंग के दिमाग में वांगजी की ही चिंता चल रही है। वहीं विंग को जैसे ग्रीन लाइट मिल जाती है, उस तरीके से वो अपना बहुत सारा सामान पैक करके अब वह हॉस्पिटल के लिए ही निकल जाता है। हॉस्पिटल में वो वांगजी के पास है और वांगजी की हालत अब थोड़ी सी इम्प्रूव तो हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। वांगजी बेहोश ही है। हाँ, वांगजी को अब तक होश नहीं आया। विंग अब वांगजी के हाथ को पकड़ के उसे प्यार से किस करता है और बोलता है, लंजा तुम प्लीज़ होश में आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस हालत में देखे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कैसे मैंने कर दिया? मैं क्यों तुम्हें अकेला छोड़ के गया और उस पर्सन को मौका मिल गया तुम्हारे ऊपर अटैक करने का? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ तुम्हारी इस हालत का। इस बात पे वांगजी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन पीछे खड़ा एक पर्सन बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम।
अब विंग शॉकिंगली उस आवाज़ की तरफ देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि लान कुरैन है। लान कुरैन यहाँ पे जैसे विंग से ही आज मिलने आया था और उसकी किस्मत उसका साथ भी देगी क्योंकि विंग उसे यहाँ मिल गया। अब लान कुरैन विंग के पास जाता है। अब बोलता है, तुमने सही कहा, तुम ही जिम्मेदार हो मेरे नेफ्यू की इस हालत का। तुम्हें अपनी ड्यूटी निभाना नहीं आता, तभी तो तुम यहाँ से चले गए। तुम्हें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी शिशैन ने कि तुम वांगजी का ध्यान रखोगे, तो तुम क्यों नहीं थे वांगजी के पास। एक तरह से कुरैन विंग की गिल्ट में और ज़्यादा उसे डुबाना चाहता है, इसलिए वो इनडायरेक्टली विंग को ही इसका रिस्पॉन्सिबल बना रहा है। अब विंग आंसू भरी आंखों से कुरैन की तरफ देखता है। अब बोलता है, अंकल आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए रिपोर्ट्स देखने ही गया था। अब तुम्हारी सॉरी से क्या वांगजी ठीक हो पाएगा। अगर तुम सचमुच अपने आप को गिल्टी मानते हो तो सबसे पहले जिसने वांगजी की हालत करी है उसे पकड़ने के बारे में सोचो। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से कुरैन की तरफ देखता है। अब कुरैन बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये प्लान इतना आसान होगा। तुम्हें पता है हमारे हर एक पुलिस ऑफिसर के बारे में वैन रोहान और वैन रोहान के दोनों बेटे जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी स्टेज एक्टर को भी लेके आएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। वो शंघाई के हर एक चप्पे चप्पे से वाकिफ है, हर पर्सन को इनडायरेक्टली वो लोग जानते हैं। वो तुम्हें पता है कितने बड़े बड़े इलेक्शन कैंपिंग का पार्ट रहते हैं, बड़े से लेकर छोटे लोगों के घरों के सामने जाके हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगते हैं। हर एक चीज़ और हर एक इंसान के बारे में वो तुमसे हमसे ज़्यादा जानते हैं और उन्हें इस तरीके से इस प्लान में फंसाना इतना आसान होगा। अब अचानक से विंग शॉकिंगली कुरैन की तरफ देख रहा है और बोल रहा है, आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं। मैं जानता हूँ तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान को बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। तुम शंघाई से बहुत दूर थे, तुम बीजिंग में थे और तुम्हें रे बारे में शायद ही अब कुछ ही लोगों को पता होगा, खासकर इस वैन रोहान या वैन रोहान के बेटों को। जब तुम शंघाई में थे तो वो इस स्टेट से बाहर थे, वो बाहर फॉरेन कंट्री में अपनी एजुकेशन ले रहे थे और जब वो यहाँ वापस आए तो तुम यहाँ नहीं थे। कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, तुम बनो वो मेल एस्कॉर्ट। क्यों नहीं तुम ये काम करते। तुम्हें अच्छे से पता है हम किसी और को भेजेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम्हारे इस समय हम लोगों का साथ देना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इन शॉर्ट कुरैन विंग को ये काम करने के लिए कह रहे। विंग थोड़ा डरता और घबराता बोलता है, पर मुझे एक्टिंग नहीं आती। इसमें एक्टिंग की क्या बात है, तुम तो ये पर्सनली भी हो ना। इस तरीके से तुम भी तो दूसरे मेल के लिए फीलिंग्स रखते हो, सबसे अच्छा तो तुम ही ऑप्शन हो। तुम्हें तो ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जैसे तुम हो वैसे ही बन के रहो, ऑटोमेटिकली वो लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। इस बात पे कुरैन जैसे इनडायरेक्टली विंग को ताना मार रहे हैं, लेकिन विंग के दिमाग में इन ताने के पे रिएक्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी उस पर्सन को पकड़ने की बात है। कहीं ना कहीं कुरैन की ये बात है कि वांगजी की इस हालत के पीछे वो ही है। कहीं ना कहीं वो विंग के दिल पे लग गई है, इसलिए विंग भी अब बिना कुछ सोचे समझे ठीक है बोल देता है, जिससे कुरैन के चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती है और वो तुरंत विंग को वहाँ से लेके चले जाते हैं। वो विंग के साथ अब अपने पर्सनल कैबिन में पहुँचते हैं जहाँ पे नी मिंजे को भी बुलाया गया है। इतना ही नहीं, कुछ और लोगों को भी बुलाया गया है। वो लोग अब विंग को सारी बातें बताते हैं। विंग को कुछ कपड़े नए पहना के उस बड़े से क्लब में भेज दिया जाता है जहाँ पे अधिकतर वैन रोहान के बच्चे जाया करते थे। विंग इन अजीब से दिखने वाले कपड़ों में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी है। उसे काफ़ी ज़्यादा रिवेलिंग शर्ट पहनाई गई है, ऊपर से उसके जो जीन्स पहनाई है वो भी लेदर की है जो बहुत ज़्यादा टाइट है। इन शॉर्ट उसकी ऑलमोस्ट सारी बॉडी के यानी जो भी उसके बॉडी शेप है वो विजिबल है। लेकिन विंग के दिमाग में इस समय अगर कुछ चल रहा है तो वो है किसी तरीके से आप उस पर्सन को पकड़ना। इस प्लान के बारे में अभी सिर्फ निमिंजे और लान कुरैन ही जानते हैं। लान कुरैन ने निमिंजे को ये बोल के अपनी बातों में फंसा लिया कि वैन रोहान के अगर बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से भी उनके कनेक्शन होंगे, तो जितने कम लोगों को इस बारे में पता हो उतना ही सही है। ऊपर से विंग को वो वैन रोहान और वैन रोहान के बच्चे शायद पहचानते नहीं हैं, यही बोल के निमिंजे भी इस प्लान में मान गए। इस प्लान के बारे में लान शिचैन तक को भी नहीं पता है और ना ही जंजा को। वांगजी तो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में ही है तो उसे तो क्या ही पता
करता होगा। जैसा ये लोग सोच रहे थे उसी तरीके से 2-3 दिन तक डेली विंग इवनिंग में रेडी होके क्लब में जाता है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो वांगजी के पास ही रहता था। जंचा इस समय 2-3 बार विंग से मिलने भी आया था। लास्ट दिन जब आज विंग से मिलके जंचा वापस जा रहा था तो उसे कॉल आती है कि वेंचिंग को लेबर पेन हो गया है। तो जंचा इस समय वेंचिंग के साथ हॉस्पिटल में ही है। वहीं विंग आज जब हॉस्पिटल से निकलता है वेंचिंग और जंचा से मिलकर ही निकलता है। उसे पता है कि बहुत जल्दी उन दोनों के पास गुड न्यूज़ आने वाली है। यानी अभी इस समय वेंचिंग को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। जब विंग वहाँ से निकला था वो यही बोल के कि वो कल जैसे ही वापस आएगा वो एक बेबी का नाम रखेगा और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है बिना ये सोचे समझे कि आज शायद वो बहुत बड़ी मुसीबत पे पड़ने वाला है। क्लान कुरैन जैसा चाह रहा था आज वैसे ही होता है। विंग के ऊपर फाइनली उस सीरियल किलर की नज़र पड़ जाती है। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है, उसका एक रीज़न भी हो सकता है। ऊपर से विंग 3 दिन से लगातार यहाँ आ रहा है और इस तरीके से आसपास के लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये भी एक कारण लगता है वह उस पर्सन को कि विंग शायद इस टाइप का ही कैरेक्टर है, यानी वो कोई मिडिल स्कॉट टाइप ही है। इसलिए वो खुद उसके पास आके उसे अप्रोच करता है। विंग जब इस पर्सन को देखता है तो उसके चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आ जाती है। विंग जानता था कि मछली फंसेगी तो ज़रूर और ऐसा ही होता है। विंग ने आज भी एक डार्क मतलब रेड कलर की, जैसे हम एक तरीके से कह सकते हैं बरगंडी कलर की का सिल्क की शर्ट पहनी हुई है और उसके गले में एक सिल्वर कलर का चेन है और जिसमें एक छोटा सा पेंडेंट है। इस पेंडेंट में माइक और उसकी मतलब एक तरह से रिकॉर्डर टाइप है। उस पर्सन के जब विंग से बातें हो रही हैं तो उधर से वह मतलब नी मिंजे भी इस बात को रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनके रियल कल्प्रेट कौन है। ये कोई और नहीं बल्कि वेंशु है, वो पर्सन जो शायद लोगों के सामने एक स्वीट सी इमेज कैरी करता है। वेंचाओ तो काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल में का नाम भी आया है पर वेंशु का तो किसी स्कैंडल में नाम भी नहीं आया है। तो वेंशु इस तरीके से हो सकता था, इन लोगों को शक नहीं था। इन लोगों का पहला शक तो वेंचाओ ही था, लेकिन वेंशु ये सोच के निमिंजो को एकदम से गुस्सा और विंग के लिए स्ट्रेस हो जाता है। वेंशु बहुत तेज़ है, अगर वो इस तरीके से लोगों के सामने ऐसी इमेज कैरी करता है कि उस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता तो कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत ज़्यादा शातिर है इंसान है। इसलिए अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा नी मिंजे विंग की सेफ्टी को लेकर श्योर है, लेकिन उन्हें यकीन है कि वो लोग जो उनके क्लब के आसपास है, वो पुलिस ऑफिसर्स जो गाड़ी से उस क्लब के आसपास है, जिनमें से एक सोंगलेन और शाओ शिनचेन है, बिना ये जाने कि क्लब के अंदर विंग है, वो नॉर्मली ही क्लब के पास में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो लोगों पे उन्हें ट्रस्ट है, इसलिए वो विंग की सेफ्टी के लिए थोड़ा श्योर है। उन्हें यकीन है कि वो विंग को यहाँ से इस क्लब से नहीं ले जा पाएगा। वो यही सोच के थोड़ा सा विंग के लिए श्योर हैं। वहीं विंग और वेंशु अब एक दूसरे के सामने बैठे हैं। वेंशु बड़े प्यार से विंग के लिए एक ड्रिंक लेने की बात करता है, जिससे विंग भी स्माइल के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वेंशु अब विंग के लिए वो वाइन का ग्लास अपने हाथ से ही विंग को पकड़ाता है। विंग को डाउट है कि इसके अंदर ज़रूर कुछ मिलावा होगा, इसलिए वो घबराते हुए उस वाइन को ग्लास को पकड़ता है और ना इनडायरेक्टली उस वाइन को पीता नहीं है, बस छोटे छोटे एक सिप लेकर उसे बार बार ऐसे दिखाता है जैसे वो पी रहा है। लेकिन जैसे ही मतलब वेंशु की नज़र इधर उधर जाती है, वो उस वाइन के ग्लास को नीचे गिरा देता है। इन शॉर्ट वो वाइन नहीं पीता, लेकिन वेंशु ने तो शायद विंग के ऊपर पहले से ही शक कर लिया। इस तरीके से वेंशु का जैसे नी मिंजो ने कहा दिमाग काफ़ी तेज है, तो उसे कहीं ना कहीं डाउट तो हुआ था कि विंग ओवर स्मार्ट बन रहा है। इसलिए वो अभी तो विंग के सामने ज़्यादा कुछ ना कह के उसे बस वहाँ से उठ के चला जाता है। वहीं विंग थोड़ा घबरा जाता है, उसे लगता है कि कहीं ये अगर बिना कुछ रिएक्ट करे यहाँ से उठ के चला गया तो कहीं इन लोगों का प्लान फेल ना हो जाए। इसलिए वो खुद वेंशु के पास आके अब उसे दोबारा से अप्रोच करने की ट्राई करता है, लेकिन अब तो वेंशु विंग को पूरी तरह से इग्नोर करा, जिससे विंग घबरा के परेशान होके वेंशु से अलग होके बाहर आके अपना फ़ोन निकाल के नी मिंजो से बात करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करता है कि नी मिंजो को बता पाए कि कहीं ना कहीं अब वो वेंशु उसे इग्नोर कर रहा है,
क्या उन लोगों का प्लान फेल हो गया? इससे पहले विंग और नीमिंजो अपनी बात कोई पूरी कर पाते, अचानक से विंग की आवाज़ बीच में गायब हो जाती है। अचानक से विंग की आवाज़ गायब हो जाने से नीमिंजो काफ़ी घबरा जाते हैं। उन्हें अच्छे से याद था कि विंग अभी उनसे बात कर रहा है। वो उसके नंबर पे दोबारा ट्राई करते हैं। वो 2-3 बार ट्राई करते हैं, लेकिन अब विंग का फ़ोन कोई और उठाता है। ये उसी के मतलब क्लब में काम करने वाला एक पर्सन था, जो बताता है कि ये रेस्ट रूम के पास उसे फ़ोन पड़ा हुआ मिला। काफ़ी बार रिंग हो रहा था तो उसने पिक कर लिया, जिससे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं नीमिंजे। और वो तुरंत अपने आसपास की जो भी मतलब पेट्रोलिंग टीम थी उससे उस क्लब में जाने की चेक करते हैं। वो लोग दौड़ के क्लब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ विंग नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में वो एरिया जैसे मतलब किसी ने गायब ही कर दिया हो। उस कैमरे में भी कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, थोड़ी सी दूर जाके जो विंग के गले के लॉकेट और वो लोकेशन मतलब जो पकड़ने वाला डिवाइस था, वो भी कुछ दूर पे जाके जैसे कि ब्लॉक हो गया है। जैसे कि किसी को पता था कि विंग के गले में वो लॉकेट है, जिसने वो लॉकेट दूर फेंक दिया हो। अब विंग के बारे में कुछ पता नहीं है और विंग गायब है, जिसे नीमिंजो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो तुरंत सॉन्गलैंड, शाओ शिनचैन और अपनी पूरी टीम को अलर्ट मोड पे डाल देते हैं। सबको पता चलता है कि विंग गायब है। पहली चीज़ तो सबको ये शौक लगता है कि विंग क्लब में था। सबको अच्छे से पता है विंग कितनी ज़्यादा वांगजी के लिए परेशान है और वांगजी के साथ रह होता है, पर वो अब वांगजी के साथ नहीं है और गायब हो गया है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन भी बहुत घबरा जाते हैं। वहीं बहुत ज़्यादा परेशान होके अब नीमिंजे दौड़ के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और अपनी साइबर टीम यानी अपने लान शिचैन से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने विंग को एक लोकेटर दिया था, लाइफ लोकेटर, जो काम नहीं कर रहा है। क्या लान शिचैन कुछ हेल्प कर सकते हैं? क्या लान शिचैन पता कर सकते हैं? जिस चीज़ से लान शिचैन को शौक लगता है। पहली चीज़, इस तरीके से नीमिंजे ने विंग को वहाँ भेज दिया, जो कि एक ट्रेन ऑफिसर नहीं है, वो एक सिंपल डॉक्टर है। उसे ना फाइट करना आता है, ना ही लोगों को इस ऐसे टाइप के लोगों को डील करना आता है। ऐसे इंसान को इस रिस्की मिशन में भेज देने पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं शिचैन और नीमिंजो से लड़ाई भी कर लेते हैं। उसके बावजूद भी वो सबसे पहले यही काम करते हैं, उस लाइफ लोकेटर को की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जैसे वो लाइफ लोकेटर जो विंग को दिया गया था वो ऑलरेडी पहले से ख़राब हो, जिस चीज़ से अब नीमिंजो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें अच्छे से याद है वो खुद मतलब एक तरीके से वो लाइफ लोकेटर विंग को पहनाया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एक ख़राब चीज़ हो। अब इस बात पे शिचैन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में नीमिंजे का कॉलर ही पकड़ के ज़ोर ज़ोर से नीमिंजे पे चिल्लाने लगते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो नीमिंजे? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और दूसरी सबसे बड़ी बात, तुमने विंग को ऐसे मिशन में कंक्लूड किया। तुम्हें अच्छे से पता है विंग यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम के लिए आया था। वो यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर वैंचिंग का एक असिस्टेंट की तरह आया था, या ये कहते रिप्लेसमेंट की तरह आया था। उसे तो अच्छे से यहाँ के काम के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, और तुमने उसे इतने रिस्की मिशन में भेज दिया एक खराब लाइफ लोकेटर की वजह से। मेरा भाई वहाँ बेहोश पड़ा है, वो होश में आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? और सच बताऊं मैं तुम्हें, अगर विंग को कुछ भी हुआ तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती वहीं ख़त्म हो जाएगी। लान शिचैन इतना इमोशनल हो गए कि आज वो इतनी बड़ी बात कहेगा नीमिंजे से। नीमिंजे भी अब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। वो भी विंग को इतने बड़े रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो अपनी सफाई देते हुए तुरंत मतलब लान शिचैन से बोलते हैं, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, पर शिचैन मुझ पर गुस्सा तुम जितना चाहे उतना कर सकते हो, पर पहले हमें किसी हर हालत में किसी तरह से डॉक्टर वी वुशान को सेव करना है। तुम्हें अच्छे से याद है जब हमें मो शुआन्यू मिला था, सिर्फ 5 दिन हमने उसे नहीं ढूंढ पाए थे, और 5 दिन बाद उसकी वो हालत हो गई थी कि अब तक वो बेहोश पड़ा है। मैं नहीं चाहता डॉक्टर वी वुशान के साथ ऐसा कुछ हो। प्लीज़ प्लीज़ शिचैन कुछ सोचो, कुछ मदद करो। तुम इतने बड़े हैकर हो, कुछ तो कोशिश कर सकते हो। उस खराब लाइफ लोकेटर को लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करो। प्लीज़ शिचैन, एक तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। इस तरह से नीमिंजे अब शिचैन के सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि वांगजी बेहोशी में कुछ अनईजी सा फील करता है। आज वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, नींद में ही वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। यही कारण है कि डॉक्टर और नर्स बार बार उसे चेक कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां वांगजी को भी एक अनईजी सा फील हो रहा है, वहीं विंग एक
काली, बिल्कुल काली, चारों तरफ अंधेरा हो ऐसी कोठरी सी जगह में पड़ा हुआ है। विंग के मुंह से सिर्फ लंजा लंजा निकल रहा है। विंग के पूरी बॉडी पे मार्क है। विंग के चेहरे पे बहुत ज्यादा कट है और मुंह से खून निकल रहा है। उसकी बॉडी बिल्कुल लाइफलेस है, जैसे कि वो मरने वाली है। उसकी एक सांस कुछ ही बाकी हो ऐसा फील हो रहा है और उसके मुंह से लंजा निकल रहा है। यही सपना देखकर वांग जी अब जोर से चीख के विंग करके उठ जाता है। वो इतने जोर से घबरा के उठता है कि 1 मिनट के लिए डॉक्टर और नर्स भी घबरा जाते हैं। एक पेशेंट जो काफी देर से बेहोश हो और एकदम से चीख के उठे तो वो भी डर जाते हैं। वो एकदम से उसे लेट के रेस्ट करने के लिए कहते हैं, पर जैसे विंग को ढूंढ रही है वांग जी की नजरें, जैसे कुछ है जो उसके विंग को हुआ है। उसके दिल ने उसे बता दिया बेहोशी में भी, जैसे उसका विंग कहीं को बहुत बड़ी मुसीबत है, ऐसा लंजा के दिल ने कहा। इसलिए वो बेचारा बहुत घबराते हुए डॉक्टर और नर्स से भी यही पूछता है, कहाँ है डॉक्टर विभूषण, वो यहाँ क्यों नहीं है, विंग 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 कहाँ है, प्लीज उसे बुलाओ। जैसे कि वांग जी अब कुछ नहीं सुनना चाहता, कोई दवाई नहीं लेना चाहता, किसी डॉक्टर को अपने आप को ट्रीट नहीं करना चाहता। वो तो बस अपने विंग को अपनी आंखों के आगे देखना चाहता है। वो सपना जो उसने अभी देखा, वो लाइफलेस विंग की बॉडी जो उसने अपने सपने में देखी, उसने वांग जी को इतना डरा दिया है कि वांग जी को विंग के अलावा अब कोई नहीं चाहिए, बस विंग ही चाहिए। इस कहीं ना कहीं डॉक्टर भी वांग जी की हालत देखे तुरंत अपने फोन से वांग जी के मतलब ब्रदर रान शिचैन को कॉल कर देते हैं। वहीं शिचैन को जब पता चलता है कि वांग जी को होश आ गया तो वो और ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। वो गुस्से में पहले नीमिंजो की तरफ घूरते हैं और वहां से तुरंत अपना कोट लेके चले जाते हैं। उनकी ट्रेन और प्रोफेशनल टीम, जिसे उनके बाद उनका एक फ्रेंड यानी मिंग याओ हैंडल करता है, वो मिंग्याओ के भरोसे उस टीम को छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मिंग्याओ भी मिनी मिंजे के साथ मिलके तुरंत उस ब्रोकन लाइफ लोकेटर की ट्रैक कुछ तरह मतलब एक सकता ना कुछ भी लोकेशन मिले उसकी कोशिश में लग जाते हैं। तरफ जंचा का भी यही हाल है। जैंग चैन चाय वेंचिंग को यहाँ एडमिट कर चुका है और कुछ ही टाइम में उसे बेबी की खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन उसका दिल एक अजीब सी घबराहट सी फील कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से विंग का उसका फोन ना उठाना उसका भी एक कारण हो सकता है। बहुत देर से वो विंग को कॉल कर रहा है ये बताने के लिए कि वेंचिंग का ऑपरेशन अब कंप्लीट होने वाला है। कुछ टाइम में एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, वो यहाँ कब आएगा। यहाँ पे यानली, मैडम यू और थोड़ी देर में जैन फैमिया भी पहुँचने वाले हैं, इसलिए वो भी बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से विंग उसका फ़ोन पिक करे, लेकिन विंग का फ़ोन नहीं लग रहा और कहीं ना कहीं विंग का आज फ़ोन ना लगना उसे बहुत घबराहट फील करवा रहा है। उसके बावजूद वो अपने आप को थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली उसकी वाइफ इस समय ऑपरेशन थिएटर में है तो उसका मन घबरा रहा है। थोड़ी देर में उसके हाथ में एक छोटी सी बेबी को नर्स ला के दे देती है। ये बताती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और उसके एक प्यारी सी बेबी गर्ल हुई है, जिसके कारण मतलब यंचा थोड़ी देर के लिए विंग को तो भूल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी फैमिली वहाँ पहुँचती है और उसकी सीजे सबसे पहले विंग के बारे में पूछती है। तो अब वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता, अपनी बेबी को अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली के साथ छोड़ के वो तुरंत बाहर की तरफ चला जाता है। यही सोच के क्या पता वांग जी के, क्योंकि ये सेम हॉस्पिटल में है वेंचिंग और वांग जी, तो वांग जी के कैबिन के वो वार्ड के आसपास हो, वो भाग के वांग जी के एक तरह से वार्ड की तरफ ही जा रहा था। जब वो देखता है कि उसके कैबिन से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। अब जंचा घबरा के उस तरफ भागता है तो देखता है कि वांग जी के कॉलर को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से लान शिचैन के कॉलर को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है वांग जी और यही कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, आपने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे होने दी, मेरे विंग को ऐसे कैसे आपने इतने बड़े मिशन में डाल दिया, मेरा विंग कहाँ है, मुझे बस मेरा विंग चाहिए, वो मुझे सेफ चाहिए, छोड़िए मुझे गगा, मैं अभी जाऊँगा, मैं अपने विंग को खुद ढूंढने जाऊँगा। इस तरह से चीख चीख के वांग जी वहाँ से निकलने की कोशिश करे, अपने भाई के कॉलर को पकड़ के उसे अपने दूर आप से धक्का देके हटाने की कोशिश करे। वहीं शिचैन ने वांग जी के दोनों हाथों को कंधों से पकड़ा हुआ है और बार बार यही बोल रहे हैं, वांग जी तुम अभी ठीक नहीं हो, थोड़ा रेस्ट करो, वांग जी हम उसे ढूंढ लेंगे, हम विंग को कुछ नहीं होने देंगे, तुम चिंता मत करो, हमारे विंग को कुछ नहीं होगा। वहीं जंचा जब अपने भाई का नाम सुनता है तो वो भी घबरा जाता है एकदम से, क्या हुआ है विंग को, जिससे अब उन दोनों की नज़र भी जंचा के पास पहुँचती है। अब शिचैन अब जंचा और वांग जी के सामने सारी बातें दोबारा से बताते हैं, जिससे वहाँ विंग के बारे में सोच के वहाँ वांग जी की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे। वहीं आज जैसे थोड़ी देर पहले वांग जी के फेस पे बहुत गुस्सा और नाराजगी थी इन पुलिस ऑफिसर्स को लेके, अब उतना ही गुस्सा और नाराजगी जंचा के फेस पे भी है। जंचा भी गुस्से में चीख के बोलता है, बेवकूफ लोग हैं आप, ऐसे कैसे कर सकते हो आप मेरे भाई के साथ, वो एक डॉक्टर था, कोई ट्रेन ऑफिसर नहीं, जो उसे इतने बड़े रिस्क में डाल दिया आपने,
और वो डॉक्टर नी मिंजे इतनी बड़ी पोजीशन पे है पर अकल घुटनों में है। ऐसे कैसे है तुम लोग मेरे भाई की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो? कहाँ गया है विंग? तुम लोगों को पता नहीं क्यों चल पा रहा है? तुम ही लोगों का प्लान था नहीं है तो तुम लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा है? कहाँ थे तुम सब लोग जब वो हम विंग गायब हुआ? एक तरीके से जंजर नॉन स्टॉप गुस्सा करके क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लान शीचैन के पास खुद इस चीज़ का जवाब नहीं है। वो बहुत मुश्किल से आप जंजा और वांग जी को शांत करता है और बोलता है, मैं भी तुम दोनों की तरह बहुत परेशान हूँ, लेकिन इस तरह चीखने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। अब जंचा खुद कहता है, ठीक है, पर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये प्लान किसका था? मैं उस इंसान को बर्बाद कर दूंगा जिसने मेरे भाई के साथ ये सब किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे अंकल हैं? अब अचानक से अपने अंकल का नाम सुन के शिचैन और वांग जी जंचा की तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं। अब जंचा अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है, मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे अंकल मेरे भाई को धमकाने आए थे, उसे बोलने आए थे कि वो यहाँ से चला जाए, पर अब मेरा भाई यहाँ से नहीं गया तो इस तरीके से उसे इतने खतरनाक मिशन में डाल दिया ताकि मेरा भाई दुनिया को ही छोड़ के चला जाए। मैं तुम्हारे अंकल को इस बार छोड़ूंगा नहीं, और अगर मुझे सबूत मिल गया कि इसके पीछे तुम्हारे अंकल थे तो याद रखना लांग वांग जी, मैं तुम्हारे अंकल के साथ ऐसा कुछ करूँगा कि तुम्हारे अंकल ये जो रेपुटेशन का झंडा गाड़ते फिरते हैं ना जगह जगह, ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना ही रेपुटेशन और ना ही उनका नाम, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। जंचा गुस्से में चीख के वहाँ से चला जाता है, पर कहीं ना कहीं शिचैन के दिमाग में भी एक सवाल छोड़ जाता है। वहीं वांग जी अब बिना कुछ इन लोगों के ऊपर रिएक्ट करे अब जल्दी से अपने कपड़े पहनना शुरू कर देता है। अपने उस हॉस्पिटल सूट को उतार के जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म मतलब जो उसके कैजुअल क्लोथ्स हैं उन्हें पहनना शुरू कर देता है। जिससे अब शिचैन घबराते हुए वांग जी को रोकते हैं और बोले, ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। गगा बहुत हो गया रेस्ट, पिछले 1 महीने से मैं इस बेड पे हूँ और वो इंसान बाहर खुलेआम घूम रहा है और अब तो उसने मेरे विंग को टच किया है। मैं सच बता रहा हूँ गगा, अगर मेरे विंग की बॉडी पे मैंने एक भी चोट का निशान देखा, उसने मेरे विंग को अगर टॉर्चर करने की कोशिश भी करी, मैं उस इंसान का वो हालत कर दूंगा कि वो 7 जन्मों तक मेरे टॉर्चर को नहीं भूल पाएगा। गगा चलो हम सबसे पहले हेडक्वार्टर चलते हैं। बिना कुछ सोचे समझे वांग जी अब जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहे हैं। वहीं शिचैन मन में सोच रहे हैं कि वांग जी को यहाँ रहकर और ज़्यादा मुसीबत होगी। कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि वांग जी का दिमाग बहुत तेज़ है, शायद वांग जी की इंटेलिजेंसी और विंग के प्रति उसका वो प्यार कुछ उनकी हेल्प कर दे, क्योंकि अभी तक उन्हें तो लग रहा है कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं है, वरना मिंग्याओ उन्हें कॉल ज़रूर करता, इसलिए वो वहाँ से वांग जी के साथ निकल जाते हैं। वहीं वांग जी सीधा हेडक्वार्टर पहुँचता है और यहाँ पे इस समय एक तरीके से जिन्नी में मिंजे और उनकी पूरी टीम है, यानी उस लाइव लोकेटर वाली या साइबर टीम के साथ जहाँ ये लोग हैं वहीं पर पहुँचता है और सीधा मिंग्याओ की तरफ देखता है और बोलता है, छोड़ दो विंग को ट्रैक करना, बल्कि ट्रैक करो वैन रोहान और उसके दोनों बेटों को। रजिस्टर्ड नंबर हैं उनके, आप पर्सनल नंबर भी पता करके जल्दी से उनकी फ़ोन या उनकी लोकेशन कहाँ पर है जल्द से जल्द पता करो। अब बहुत हो गया ये चूही बल्ली का खेल, मैं उन लोगों को अब मैं किसी और बेगुनाह को टच भी नहीं करने दूंगा और मेरे विंग के साथ तो कुछ गलत नहीं करने दूंगा। ये बोलने के बाद अब वांग जी गुस्से में आप अपने कैबिन में जाके एक गन उठा के अपने मतलब अपने यूनिफॉर्म या अपने कपड़ों में लगाता है और बिना किसी को बताए आप गुस्से में कहीं बाहर चला जाता है। वहीं शिचैन जैसा वांग जी ने बोला वैसे ही वैन रोहान, वैन चाओ और वैन जू की लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं। वैन चाओ और वैन रोहान इस समय वैन मेंशन में है, वहीं वैनशु की लोकेशन बहुत दूर बिल्कुल आउटर मतलब एक होता है ना सिटी के आउटर एरिया जो होता है वहाँ पर है, जो कि एक हिली एरिया है। कहीं ना कहीं वैनशु इस समय वहाँ पे है। ये चीज़ अब इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। शिचैन तुरंत वांग जी को कॉल करते हैं, पर वांग जी उनका फ़ोन नहीं उठाता। 1 बार 2 बार 3 बार कॉल करते हैं और जब चौथी बार वांग जी फ़ोन उठाता है तो खुद बोलता है, मुझे पता है विंग कहाँ है, जो लोकेशन मिली है आप सब लोग वहाँ पहुँचो। जिससे शिचैन भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि वांग जी को कैसे पता चला, क्योंकि वांग जी को तो अभी कॉल किया है तो वो एग्जैक्ट वही लोकेशन वांग जी ने उन्हें बताई है, ये कैसे हो सकता है। जी बट वो भी पूरी टीम के साथ यानी नीमिंजे और लान शिचैन मिंग्याओ को यहीं छोड़ के बाकी सब लोग जो भी उनकी टीम के वो सब लोग उस लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं।
कहीं ना कहीं ये लोग जानते थे कि अब इन्हें ये लास्ट अटैक करना है। अब इन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं है, मीडिया क्या बोलेगी और उनके सीनियर से परमिशन लेनी है नहीं लेनी है। अब ये लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खतरे में उनका एक टीम मेंबर भी है। ऑलरेडी मौशानी के टाइम पे ये लोग अपने में बहुत गिल्टी थे। अब दोबारा से दूसरे मौशानी वाली हालत कि नहीं चाहते ये विभूषण की, इसलिए दोबारा से ये लोग पूरी फुल फोर्स के साथ ये वहाँ उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं वांगजी इन सबसे आगे हैं, वो फुल स्पीड में कार चला रहा है। उसकी आंखों के आगे वो टाइम है जो उसने और उसके विंग ने इन कुछ समय में बिताया। वो हर एक पल जब विंग उसके पास होता था, उसकी केयर करता था, उसके साथ रहता था। हमेशा विंग की आंखें वो जो उसे देखकर शाइन करती थी, उन आंखों को याद करते हुए आज वांगजी की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे, जिन्हें वो बहुत गुस्से में अपनी आंखों से पूछ के गाड़ी फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ उसका विंग है, उसे विंग को सेव करना है। ये है अभी विंग को गायब हुए 24 घंटे नहीं हुए थे, लेकिन इस तरीके से वैंशु की लोकेशन ट्रैक करके उसे पकड़ने ये पूरी टीम पहुंच जाएगी। ये चीज़ लान कुरैन के लिए भी शॉकिंग था। लान कुरैन को इस बारे में उसी के एक जो कहते हैं ना जासूस बोल दो या चमचा जो हेडक्वार्टर में काम करता था शूशे, उसी ने इन्फॉर्म किया है। और जैसे ही लान कुरैन को ये बात पता चलती है तो वो थोड़ा सा गुस्से में आके अपने कैबिन के इधर उधर सामान फेंकने लगता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता था वैंशु, मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका दिया है। अपनी नफरत और मेरी नफरत आज यहीं ख़त्म कर दो। इससे पहले ये लोग उसके पास पहुँचे, ख़त्म कर दो उस विभूषण को। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, जान पूछ के मैंने विभूषण को तुम्हारे पास भेजा, उसको वो टूटा हुआ लाइफ लोकेटर पहनाया, लेकिन उसके बाद भी तुम अगर अब सक्सेस नहीं हुए तो सचमुच में तुम जैसे इंसान को मर जाना ही चाहिए। लान कुरैन गुस्से में सामान फेंकते हुए कह रहे हैं। थोड़ा शौक लगा ना आप लोगों को? हाँ, लान कुरैन ही एक तरीके से विंग को फंसाना चाहते थे। वो लाइफ लोकेटर जो विंग को पहनाया गया था वो पहले से ही टूटा हुआ था और कहीं ना कहीं उसके पीछे लान कुरैन थे। आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या लान कुरैन सक्सेसफुल होंगे या हमारे वांगजी सही टाइम पे अपने विंग को सेव कर लेंगे? क्या हालत में होंगे विभूषण इस समय, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब बहुत जल्दी ये मिस्ट्री और थ्रिलर वाला टाइम खत्म होने वाला है। अब बहुत प्यारे प्यारे स्वीट से रोमांस वाले पार्ट आगे आएंगे जो अब तक इस फैन फिक्शन में लोगों को मिस हो रहा है। वो जल्दी मैं अगले वाले पार्ट में शो करूँगी। थैंक यू।